नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जहां हम भारत रूस संबंधों की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत और रूस दोनों के आपसी संबंध पूरी दुनिया के लिए वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण बन चुके हैं। यहाँ हम शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात किस प्रकार से सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। व्लादिमीर पुतिन ने जब से रूस की सत्ता संभाली, तब से रूस बहुत तीव्र गति से एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। वर्तमान समय में रूस ने एक बार फिर से वो हालात पैदा कर दिए हैं पूरे विश्व में, जिससे एक खतरा मंडराने लगा है पूरे विश्व पर कहीं तीसरा युद्ध ना हो जाए, अर्थात कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। इस समय आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को यूएसए और साथ ही साथ जो पश्चिमी देश है, जो नाटो सदस्य है, वो सभी मदद कर रहे हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, लेकिन यूक्रेन का नाटो की तरफ जो झुकाव है वो रूस को पसंद नहीं आ रहा है, और इसी कारण से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ऐसा ना हो कि ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इस दुनिया को एक बार फिर से ले जाए। क्या ऐसा हो सकता है? इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरी व्यवस्था के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या भूमिका हो सकती है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भारत की भूमिका क्या होगी? क्या भारत विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाने देगा, या फिर अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए भारत इसमें शांति की विदेश नीति का अनुसरण कर सकता है? ये वो सारी बातें हैं जिन पर हम एक एक करके आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, सोवियत संघ की समाप्ति के बाद रूस के जो राष्ट्रपति बने हैं, कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं। देखिए, रूस के राष्ट्रपतियों पर हम चर्चा करें इससे पहले मैं आपको सोवियत संघ की समाप्ति के बारे में सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूं। आप सभी जानते हैं शीत युद्ध, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ, 1945 से लेकर 1991 तक का जो समय है वो शीत युद्ध का काल कहलाता है। ये वो समय था जबकि पूरी दुनिया वैचारिक आधार पर दो खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ पूंजीवादी खेमा था जिसका नेतृत्व यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ साम्यवादी खेमा था जिसका नेतृत्व यूएसएसआर अर्थात सोवियत यूनियन या सोवियत संघ कर रहा था। ये सोवियत संघ का जन्म 1922 में हुआ था। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उस बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस की निरंकुश तानाशाहीपूर्ण जारशाही व्यवस्था का अंत करते हुए व्लादिमीर लेनिन ने वहां पर साम्यवाद की नींव रखी थी। उसके पश्चात व्लादिमीर लेनिन के प्रयासों से पूर्वी यूरोप व मध्य एशिया के देशों को अपने साथ में लेकर 15 गणराज्यों का एक संघ बनाया गया, जिसे यूएसएसआर अर्थात यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहकर के पुकारा गया, जिसे हम सोवियत यूनियन या सोवियत संघ कहते हैं। इस सोवियत संघ के उत्तराधिकारी जो रहे हैं, लेनिन के पश्चात जोसेफ स्टालिन रहे, जिन्होंने की सोवियत संघ को एक मजबूत ताकतवर देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि जोसेफ स्टालिन को एक तानाशाह शासक के रूप में जाना जाता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को जो विजय मिली थी उसमें स्टालिन का बहुत बड़ा योगदान था। सोवियत संघ को संचार, प्रौद्योगिकी, यातायात, इन सभी क्षेत्रों में मजबूती से आगे ले जाने में भी स्टालिन का बहुत बड़ा योगदान है। स्टालिन के उत्तराधिकारी निकिता क्रुश्चेव रहे, निकिता क्रुश्चेव के उत्तराधिकारी लियोनिड ब्रेजनेव रहे। उसके पश्चात मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के नेता बने, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सुधारों की एक प्रक्रिया प्रारंभ की और इस सुधारों की प्रक्रिया से सोवियत संघ धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि इसके लिए मिखाइल गोर्बाचेव अकेले जिम्मेदार थे, बल्कि हम ये कहेंगे इस दरमियान सोवियत संघ के अंदर निरंकुश और तानाशाहीपूर्ण शासन व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार थी। इसके लिए लोगों की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं को दबाया गया था, वो जिम्मेदार थी। धीरे धीरे इन देशों के अंदर या इन गणराज्यों के अंदर तथा पूर्वी साम्यवादी देश जो थे उनमें राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना बढ़ती जा रही थी। इन सभी घटनाओं ने सोवियत संघ को फाइनली 1991 में पतन की ओर धकेल दिया। 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के पतन की औपचारिक घोषणा की। उसके बाद सोवियत संघ के उत्तराधिकारी का स्थान रूस ने लिया। रूस 1991 में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी गई, वीटो पावर दी गई, परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दिया गया, तथा सोवियत संघ ने जितनी भी संधियां की है उन सभी संधियां और समझौतों का पालन करने की जिम्मेदारी रूस को दी गई। रूस 1991 से लेकर 1999 तक
लगभग इन 7-8 सालों के अंदर बुरे आर्थिक हालात में पहुंच गया, क्योंकि यहां पर अब उदारवादी मॉडल को लाया गया था। सोवियत संघ का जब पतन हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका या पूंजीवादी खेमे के द्वारा इन साम्यवादी देशों को पूंजीवादी मॉडल में ढालने का एक प्रयास किया गया, जिसे शॉक थेरेपी कह करके पुकारा जाता है। इस दरमियान रूस की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ गई थी। रूस में बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत सस्ते दामों पर बेच दिया गया था, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कह करके पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, रूस की मुद्रा रूबल जो थी उसकी मुद्रास्फीति हुई, यानी कि उसकी कीमत में बहुत गिरावट आ गई थी। रूस की अर्थव्यवस्था एक तरह से चौपट हो गई थी। उसी समय व्लादिमीर पुतिन इस रूस की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बनते हैं, और व्लादिमीर पुतिन के काल को मैं स्पेशली यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आज के इस वीडियो के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने जो 5वीं बार शपथ ग्रहण की है उसकी बात करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन की इस शपथ के पश्चात रूस किस ओर जाने वाला है, अभी रूस के क्या हालात है, इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1991 से 1999 तक की। ये वो समय है जबकि आप यहां पर देख पा रहे हैं बोरिस येल्सिन जो है वो रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। ये कब की बात है? ये बात है 1991 में, जब सोवियत संघ का अंत हुआ। उसके बाद रूस ने सोवियत संघ के उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त किया। रूस में चुनाव हुए। उन चुनावों में बोरिस येल्सिन एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। उन्होंने 1991 से 1999 तक के लिए राष्ट्रपति पद को संभाला। यहां आप देखेंगे कि 31 मई 1999 से, यानी कि बोरिस येल्सिन के बाद 7 मई 2000 तक इनका पूरा कार्यकाल जो था वो 2000 तक का था, लेकिन अपना कार्यकाल ये पूरा नहीं कर सके। उस समय ये जो आप पुतिन साहब को देख रहे हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में, ये प्रधानमंत्री थे इस समय, राष्ट्रपति नहीं थे, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 31 मई 1999 से 7 मई 2000 तक इस पद को सुशोभित किया। उसके बाद अगले चुनाव में दिमित्री मेदवेदेव ये राष्ट्रपति बनकर के आए, जिन्होंने कि 7 मई 2008 से लेकर 6 मई 2012 तक 8-12 यानी कि 4 साल का कार्यकाल इस समय तक रूस में हुआ करता था। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष था। लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति पद पर पुतिन आते हैं। ये आप पुतिन का फोटो देख सकते हैं। यह भी बहुत चर्चा का विषय है। क्यों चर्चा का विषय है? ये जहां प्रवेश कर रहे हैं, ये जो गेट है, ये क्रेमलिन, जो कि एक राजमहल है जहां पर खड़े होकर रूस के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ये वही जगह है जहां ये गेट के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं। ये पूरा गोल्डन महल है। रूस के राजा, जब तक रूस में राजाओं का शासन था 1917 से पूर्व, तब तक ये उनका महल हुआ करता था। वर्तमान समय में ये सोवियत रूस की जो है वो एक पॉलिटिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन की 5वीं जो शपथ है वो 5वीं क्यों है, देखिए जरा आप। 7 मई 2012 से लेकर के 7 मई 2018 तक, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने यहाँ पर पूरा किया है। यहाँ 6 वर्ष का कार्यकाल क्यों हो गया है? क्योंकि संविधान में संशोधन करते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्यकाल में वृद्धि की गई है। 7 मई 2018 से 7 मई 2024 तक यहाँ पर फिर से 6 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। इसी प्रकार से 7 मई 2024 से 7 मई 2030 के लिए ये एक बार फिर से राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब इन्होंने 7 मई 2024 को शपथ ग्रहण की है। और ये जो शपथ व्लादिमीर पुतिन की है, ये इस बात की ओर संकेत कर रही है कि अगले 6 साल एक बार फिर रूस की सत्ता पर व्लादिमीर पुतिन काबिज हो चुके हैं, सत्ता प्राप्त कर चुके हैं। अब जब उन्होंने सत्ता को प्राप्त किया है, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में ये बात कह दी थी, रूस को हम और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, यूक्रेन पर हमले निरंतर जारी रहेंगे, हम यूक्रेन को हथियार डालने के लिए मजबूर करेंगे, और अगर यूक्रेन को नाटो देशों ने मदद की तो उन सभी नाटो देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन के बहुत एग्रेसिव तेवर हैं, बहुत आक्रामक तेवरों के साथ में इन्होंने इस बार का ये पद संभाल लिया है। अब देखिए, भारत रूस की बात करते हैं। हम दोनों देशों के संबंधों की जब बात करते हैं तो भारत और रूस के संबंध वर्तमान समय के नहीं हैं।
बल्कि ये आज़ादी के बाद से बहुत मजबूत संबंध रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं। दोनों के बीच में लगातार संधियां हुई है, समझौते हुए हैं, व्यापारिक आदान प्रदान हुआ है। दोनों देश एक दूसरे के आवश्यकता बन चुके हैं, हम ये कह सकते हैं। हम ये कहें अगर कि भारत को रूस ने लगातार हर जगह पर मदद की है तो ये गलत नहीं होगा। भारत का झुकाव रूस की तरफ होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पहले सोवियत संघ और अब रूस भारत के साथ एक अच्छे मित्र की भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे शीत युद्ध जब चल रहा था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय भारत आज़ाद हुआ ही था। भारत की आज़ादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के 1948 का वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था। जब स्वतंत्र कश्मीर में पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजकर यहाँ गृह युद्ध के हालात पैदा कर दिए थे। उस समय भारत की सरकार ने यहाँ पर एक सैनिक कार्यवाही की, हमारी सेना को भेजा। सेना ने कबायलियों को खदेड़ा, पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा तथा कश्मीर को भारत के साथ शामिल किया। इस समय यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत पर दबाव डाल करके युद्ध बंद करने की घोषणा की। भारत ने युद्ध बंद कर दिया, लेकिन इस समय तक भारत के हाथ में एक हिस्सा जिसे हम पीओके कहते हैं वो आने से चूक गया, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, हम उस पर अपना अधिकार नहीं कर पाए और आज वही आज़ाद कश्मीर के रूप में पाकिस्तान के पास में है। इस समय कई देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए, हम पर दबाव बनाया युद्ध रोकने के लिए, लेकिन उस समय भी ये सोवियत संघ ही एक ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम कहेंगे इससे आगे, जब भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 हुआ, जब भारत ने पाकिस्तान को पराजित करने के लिए मजबूर किया, हथियार डालने के लिए मजबूर किया, हमने पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण करवाया। इस समय भी भारत पर दबाव था यूएसए का, क्योंकि इस समय तक पाकिस्तान यूएसए के खेमे में था। पाकिस्तान ने न केवल पूंजीवादी खेमे को अपना रखा था, बल्कि वो 2 सैन्य संधियों का सदस्य भी था। पूंजीवादी खेमे ने जिस प्रकार से यूरोप में नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, जो कि पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए साम्यवाद से एक तरह से बचाव का एक गोला था, यानी कि अगर कोई भी साम्यवादी देश इन पूंजीवादी देशों पर हमला करता है तो मिलकर सामना करेंगे, इसी उद्देश्य से नाटो या नेटो की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से एशिया में भी पूंजीवादी देशों के लिए ऐसे ही 2 सैन्य संगठन बनाए गए थे, सीटो और सेंटो। सीटो और सेंटो, इन दोनों ही सैन्य संगठनों का सदस्य था पाकिस्तान। ऐसी स्थिति में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। उस समय भी भारत का साथ दे रहा था सोवियत संघ। सोवियत संघ ने भारत को ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर आप अकेले युद्ध जीत जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको आवश्यकता हो सहयोग की, हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन हम खुद ही इतने पावरफुल थे, इतने ताकतवर थे, हम पाकिस्तान को हरा सकते थे। उसके बाद हमने जब परमाणु परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण के दौरान भी सोवियत संघ ने भारत को सहयोग किया। हमने परमाणु परीक्षण किया, उस समय भारत पर अमेरिका ने बैन लगाया, इसके अलावा अन्य पूंजीवादी देश थे, उन्होंने भी बैन लगाया, लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और ये कहा, यह परमाणु परीक्षण शांति की दिशा में एक कदम है। हम ये परमाणु परीक्षण किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारी आत्म सुरक्षा है। हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर चलेंगे। उस पर सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। 1998 में हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। उस समय हमारे साथ साथ पाकिस्तान ने भी एक परमाणु परीक्षण किया। उस समय अमेरिका ने भारत पर एक बार फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन सोवियत संघ उस समय भी भारत के साथ खड़ा था। तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां भारत को आवश्यकता हुई है, वहां वहां सोवियत संघ ने भारत की मदद की है। उसके बाद 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच में एक संधि हुई थी। संधि 20 वर्षों के लिए हुई थी। इस संधि में यह तय किया गया था, दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, इससे व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा। भारत ने रूस से न केवल हथियार खरीदे हैं इस संधि के माध्यम से, बल्कि हमने अंतरिक्ष में जाने के लिए जो हमें रॉकेट्स की जरूरत थी, तो क्रायोजेनिक इंजन हमें रूस से ही प्राप्त हुआ था, जिसकी बदौलत हमने चंद्रमा पर कदम रखा है। हम दुनिया के पहले देश हैं जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, और आज हमने जो वहां जाकर भारत का झंडा गाड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी सहयोग सोवियत संघ या उसके उत्तराधिकारी रूस का रहा है।
दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ यह भी समझौता किया है कि हम एक दूसरे को आतंकवादियों की सूचना देंगे। दोनों देश एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर यहां से चलना शुरू हुए। आप देख सकते हैं कि भारत रूस का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने यह तय किया है कि 2025 तक 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक व्यापार को बढ़ाएंगे। ये दोनों के साथ दोनों देशों के आपसी संबंधों को एक मजबूत दिशा की तरफ ले जाने वाली तस्वीर दिखाई देती है। भारत तथा सोवियत संघ दोनों ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत बनाने की बात कही है। दोनों देश ये चाहते हैं कि अमेरिका एक वर्चस्व जो अपना स्थापित कर चुका था सोवियत संघ के पतन के पश्चात, शीत युद्ध के अंत के पश्चात, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस समय इस दुनिया के अंदर सत्ता के या शक्ति के अनेक केंद्र होने चाहिए, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों ने यह भी कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सख्ती से दुनिया के देशों से करवाया जाएगा, तो गरीब विकासशील जो देश हैं वो कहीं ना कहीं विकसित देशों के शोषण का शिकार होने से बच पाएंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। दोनों इसी कारण से इस बात को लेकर सहमत हुए हैं। साथ ही साथ भारत सोवियत संघ की सुरक्षा परिषद यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का लंबे समय से प्रयास कर रहा है। उस प्रयास में देखा गया है कि कई बार कभी ब्रिटेन तो कभी अमेरिका तो कभी चीन, इन देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता के विपक्ष में मतदान किया, लेकिन हर समय सोवियत संघ भारत के साथ रहा है। भारत ने कभी भी सोवियत संघ ने भारत की सदस्यता का विरोध नहीं किया है। इस दृष्टिकोण से भी सोवियत संघ भारत का एक बहुत अच्छा मित्र बन जाता है। इतना ही नहीं, भारत तथा सोवियत रूस दोनों ही ब्रिक्स, जिसे 5 देशों का समूह कहा जाता है, ब्रिक्स मीन्स ब्रिटेन, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये वो 5 देश हैं। इन 5 देशों के समूह को ब्रिक्स कहा जाता है। इसमें आप भारत और रूस दोनों को एक साथ देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से G20, जो कि दुनिया के मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है, इसमें विकासशील देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां पर भी दोनों देश एक साथ में हैं। तो ब्रिक्स में भारत और रूस इस संगठन के सदस्य हैं। G20 में भारत और रूस एक दूसरे के साथी हैं। और SCO, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसमें भारत, रूस और चीन के अलावा अन्य देश भी सदस्य हैं। तो 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हैं, जहां पर भारत और रूस एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की सदस्यता 7 देशों की है, जिसमें 7 देशों की थी, जिसमें बाद में अफगानिस्तान को भी जोड़ दिया गया। भारत और उसके आसपास के देश, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सभी 7 देश जो थे उसके सदस्य थे। सार्क की स्थापना जब की गई थी तो आर्थिक सहयोग, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान समय में 8 देश सार्क के सदस्य कहलाते हैं। और अब रूस जो है वो इच्छा जाहिर कर रहा है कि उसे पर्यवेक्षक के रूप में, किसके रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया जाए। तो ये रूस का इस सार्क में शामिल होना भी इस बात को दर्शाता है कि वो भारत के साथ सहयोगात्मक कदम बढ़ाने के लिए खुद इच्छुक है। 2017 में रूस में एक जनमत संग्रह करवाया गया था। उस जनमत संग्रह में रूस के लोगों ने यह माना कि रूस के 5 जो क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, 5 जो सबसे नजदीकी मित्र हैं, उन मित्रों में भारत का स्थान भी आता है। आप देख सकते हैं भारत के अलावा जिन जिन देशों को स्थान दिया गया है वहां की जनता के द्वारा, उसमें आते हैं बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, सीरिया और भारत तो है ही। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों देशों के संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, जब पुतिन 5वीं बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं, दुनिया अब किस प्रकार के विश्व को देखने वाली है। क्या हम एक बार फिर से एक विश्व युद्ध को देख रहे हैं? क्या हम एक शांतिपूर्ण विश्व को देख रहे हैं? इसमें पूरी दुनिया ये मानती है भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितना आक्रामक रूस है
उतना ही शांत देश भारत है। तो क्या भारत रूस को इस युद्ध से रोक पाएगा? क्या दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ जाने से बचा पाएगा? इन सब बातों को देखते हुए पुतिन की 5वीं बार के इस कार्यकाल में भारत और रूस के संबंध काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भारत की खुद की विदेश नीति में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के व्यापार वाणिज्य के लिए रूस बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। ये सारी बातें इन दोनों के संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस क्लास 6 to 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम CBSE, RBSE, UP, MP एंड बिहार बोर्ड। यहाँ पर एकेडमिक सेशन 2024-25 जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 एंड क्लास 11th एंड 12th। इनके कोर्सेज की फीस है 3,500 रुपये, 2,500 रुपये क्लास 6 to 8 की, 9-10th के लिए 3,800 रुपीज़, क्लास 11-12 के लिए 4,500 रुपीज़। 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट सीमित समय के लिए है, ज़्यादा देर न करें, जल्द से जल्द आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, प्रो बैच जिसकी फीसेस नॉर्मल फीसेस के मुकाबले ज़्यादा है, देख सकते हैं। 6 to 8 के लिए 3,500 है, 9-10th के लिए 5,000 है, 11-12 के लिए 6,000 रुपये है। अभी एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको सीमित समय के लिए ऑफ दिया जा रहा है 20% का। तो आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ देखें आप स्पेशल फीचर प्रो बैच के क्या हैं। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, क्रैश कोर्स मिल रहा है, और सबसे बड़ा है मॉडल पेपर्स। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस, क्रैश कोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो निश्चित रूप से बहुत फायदा पहुंचाएगा। थैंक यू।